गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लाटी। ठीक है, लाटी नाम है। तो कोई भी कहानी जो लिखी जाती है बेटा, तो उस कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उद्देश्य ले करके ही कहानी लिखी जाती है। तो कहानी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है बेटा, कि क्या हम लेके चल रहे हैं, क्या कथोपकथन है हमारा। ठीक है, कथन और उपकथन। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उस पूरी कहानी को लिखते हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं उसको यूज़ करते हैं, उसको लिखते हैं। उसके बाद बेटा हम भाषा शैली ध्यान देते हैं कि भाषा और शैली सुव्यवस्थित हो, सरल हो। ठीक है, समझ में आए लोगों को हम जो कहना चाहते हैं। देश, काल और वातावरण। कोई भी कहानी होती है तो किसी न किसी देश, किसी न किसी मूल घटना, किसी न किसी कारण को लेकर लिखी जाती है। चाहे वो आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, मानसिक कारण हो, कोई ना कोई कारण से ही लेकर के लिखी जाती है। और कहानी उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम बच्चों को भी कहानी सुनाते हैं तो क्या उद्देश्य होता है कि बच्चे उससे हम कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर जो लाटी कहानी है, एक बहुत कम उम्र की बालिका की है जिसका नाम बानो होता है। ठीक है, तो बानो की जो समस्या है, ये हमारे भारतवर्ष के प्राचीन काल की एक आम समस्या थी कि किसी भी बालिका का विवाह कम उम्र में कर दिया जाता था और उसके बाद पूरी गृहस्थी का भार उसके ऊपर छोड़ दिया जाता था। कम उम्र में गृहस्थी के बोझ से वो दब करके घुटती रहती थी, मरती रहती थी, लेकिन उसकी समस्याओं को कोई सुनने वाला, समझने वाला नहीं था। और उन समस्याओं को झेलते झेलते उसकी मृत्यु तक हो जाती थी। तो ऐसी ही एक कहानी को यहाँ पर लेखिका ने व्यक्त किया है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस कहानी की लेखिका है शिवानी। कहानी का उद्देश्य है कि मध्यवर्गीय समाज में पति के बिना अकेली रहने वाली पत्नी के जीवन की त्रासदी को दिखाना, उसके कष्ट को दर्शाना, जिसमें लेखिका को पूर्ण सफलता भी प्राप्त होती है। लेखिका ने यह संदेश दिया है कि प्राचीन काल से आज तक महिला का शोषण होता जा रहा है और महिला का शोषण महिला के द्वारा ही होता है। अतः उन्हें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करते हुए, उनके साथ सहयोग करते हुए अपनी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। लेखिका का एक उद्देश्य यह भी है कि यदि क्षय रोग जैसे असाध्य रोग में परिजनों का सहयोग और सहानुभूति मिले, ठीक है, रोगी को सहानुभूति मिल जाए, तो व्यक्ति को मृत्यु के आगोश में जाने से भी बचाया जा सकता है। यही कारण है कि लंबी चौड़ी देह वाली नेपाली भाभी एक दिन अचानक दम तोड़ देती है, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है और हड्डियों का ढांचा रह गई मात्र बानो यानी कि लाटी, ठीक है, जो बहुत अधिक बीमार थी, मृत्यु के आगोश में जाने वाली थी, लेकिन क्षय रोग उसका बाल भी बांका ना कर पाया, उसको नहीं मिटा पाया। तो इसी कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा लाटी जो है एक 14 वर्ष की बालिका है जिसका विवाह हो जाता है, और इसका विवाह जिससे होता है वो एक सैनिक होता है। ठीक है, फौजी होता है। तो फौजी जो है युद्ध में, विवाह के तीसरे दिन ही युद्ध में चला जाता है और उसके जाने के बाद जब वो कई महीनों वापस नहीं आता है तो धीरे धीरे ये खबर फैलने लगती है कि उसकी मृत्यु हो गई या वो अंग्रेजों के कब्जे में है, दूसरे मुल्क वालों के कब्जे में है। ऐसी स्थिति में बानो मानसिक रूप से बहुत ही कष्ट में होती है
और घर की सभी महिलाएं जो होती, चूंकि वो अकेली होती है, सारे घर का काम उससे ही करवाती है। कपड़ों की होज बिनना, ससुर के होज बिनने की बात देखी तो होज क्या होता है बेटा? धागों से बुना हुआ वस्त्र होता है। हमारी समझ से जैसे पुराने समय में लोग बनियान वगैरह क्रोशिया से बिना करते थे, उस टाइप का बड़े बड़े शॉल वगैरह बनाते थे। होज बुनती थी। 7-7 किलो उड़द को खुद पीसना, पहले तो मिक्सी वगैरह नहीं होती थी, और वहाँ की जो पथरीली कंकड़ीली टेढ़ी टेढ़ी छतें होती थी उसमें बढ़िया लगाने का काम। 7-7 नंदे थी, उनके भी ताने सुनने पड़ते थे, और भतीजे भतीजियाँ, बहुत बड़ा परिवार था जिनके कपड़े धोने से ले करके सारा काम बानों को अकेले ही करना पड़ता था। काम करते करते एक समय सीमा होती है बेटा, और फिर जब वो कमज़ोर थी, कम उम्र की थी, और उसके ऊपर एकदम से बोझ पड़ गया तो वो कमज़ोर हो गई। उसने को खाना पीना भी नहीं अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो क्षय रोग का शिकार हो गई। तभी अचानक क्या होता है, एक दिन उसका पति वापस आ जाता है। जब पति वापस आता है और उसको इस हालत में देखता है तो बानों को ले जा करके टीबी अस्पताल गोटिया सैनिटोरियम के बंगला नंबर 3 में एडमिट कर देता है। ठीक है, पलंग नंबर 3 पर एडमिट कर देता है और खुद दिन भर उसके पास बैठा रहता है। कभी उसका बुखार नापता है, टेम्परेचर चार्ट भरता है। एक बुखार का चार्ट आता है बेटा कि उसको समय समय पर बुखार देख करके रोगी के तापमान को नोट किया जाता है। कभी उसको दवाइयाँ देता है। बगल के जो मरीज होते, अगल बगल और भी जो मरीज हैं, वो उसको बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक चाव से देखते हैं कि एक ये है जो अपनी पत्नी की इतनी सेवा कर रहा है, और एक हमारे घर के लोग हैं जो आते ही नहीं है मिलने, क्योंकि बेटा जो टीबी का रोग था वो छूत का रोग माना जाता है। किसी भी हॉस्पिटल में पहले टीबी का वार्ड बिल्कुल अलग बनाया जाता था, एकदम हट करके हॉस्पिटल में, और वहाँ किसी के भी आने जाने की अनुमति नहीं होती थी, और बड़ी ही सुरक्षा के साथ कंपाउंडर डॉक्टर कभी कभी राउंड पे जाते थे और केवल दवाइयाँ उनको भेजी जाती थी, भोजन भेजा जाता था। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी उसका पति उसकी सेवा करता रहता था। कप्तान जोशी की जो पत्नी थी वो भी भर्ती थी वहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या करता था कि बड़े ही मन से अपनी पत्नी की सेवा करता था, ठीक है। जो पुराने मरीज थे, जो वहाँ के और पहाड़ी मरीज थे, वो भी कहते थे वाह कप्तान साहब क्या बात है। क्यों? कि वो पहाड़ी गोत्रे गाते थे, पहाड़ी गाने गाते थे, जिससे सबका मनोरंजन होता था, और कप्तान अपनी सुंदर पत्नी बानो को देख करके मुस्कुरा देता था। बानो का रंग गोरा था और क्षय रोग के कारण जो खून की कमी हो गई, जिसके कारण वो और अधिक दुबली हो, और भी पीला दिखने लगा शरीर उसका। तो जो आसपास के बंगले में लोग रहते थे, जो बेड पे लोग रहते थे, वो भी उसको बड़े प्रेम से देखते थे, ठीक है। अब सेवा तो उसने बहुत की, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती चली गई। ऐसे समय में कप्तान जोशी के माता पिता का हमेशा पत्र आता था कि देखो उसको बहुत भयंकर बीमारी है, तुम्हारी पत्नी को, उससे तुम बचकर रहो, तुम्हें भी हो जाएगी। माँ भी पत्र रो रो कर पत्र लिखती थी कि मेरे 10-20 बेटे नहीं हैं, तुम हो अकेले। लेकिन कप्तान इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। वो बानों की सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखता था। सैनिटोरियम में ही एक और मरीज भर्ती थी, जो नेपाली भाभी जिनको कहते हैं, वो हमेशा अपने पति को भला बुरा कहती थी, उनको कोसती रहती थी। क्यों? कि उनका पति जो है वहाँ कभी भी उनको देखने नहीं आता था, और कहती थी कि मेरा पति है जो नशे में धुत रहता है, शराब पी के धुत रहता है, और साल भर में एक बार भी देखने नहीं आया। और कप्तान से कहती थी शाबाश बेटा, तुझे देखकर मेरी छातियों में दूध उतर आता,
कि उसे अपने पुत्र के जैसा प्रेम उसके प्रति उमड़ने लगता था। ठीक है, तो अब समस्या ये आई कि बानों को भी ये लगने लगा कि अब हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम बचेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो भी चाहती थी कि कप्तान बच जाए। तो एक दिन क्या हुआ कि जो नेपाली भाभी थी उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उनसे कहा कि उनको यहाँ से ले जाओ। मृत्यु से पहले डॉक्टर ये कह देते थे यहाँ से ले जाओ, इसका संकेत होता था कि अब ये नहीं बचेगी। तो ये बात जब कप्तान जोशी को पता चली तो उन्होंने बानों से कहा कि ऐसा है बानों, हम लोग अब कहीं और चल के रहेंगे। उसने ये नहीं बताया कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, उसने ये कहा कि अब हम लोग कहीं और जा करके रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। अब बानो समझ जाती है इस बात को कि हमको भी जवाब मिल गया है, मेरा भी समय पूरा हो गया है। तो वो कप्तान जोशी से कहती है ठीक है, और रात में चुपचाप उठ करके निकल जाती है, क्योंकि वो चल नहीं पाती है, बहुत कमजोर हो जाती है, और जा करके नदी में छलांग लगा देती है। कप्तान जोशी बहुत तलाश करता है, बहुत कोशिश करता है उसको ढूंढने की, लेकिन बानों को वो ढूंढ नहीं पाता है। थक हार के बानों की जो साड़ी मिलती है उसको देख करके वो ये समझ लेता है कि बानों ने आत्महत्या कर ली है। और जब उसकी लाश न मिली तो उसने समझ लिया कि नदी में डूबकर मर गई होगी। 1 साल में ही कप्तान जोशी का दूसरा विवाह हो जाता है और उसकी पत्नी एक पढ़ी लिखी फौज के अफसर की बेटी होती है। उसके बाद उसके 2 बेटे होते हैं, एक बेटी होती है। उसकी पत्नी प्रभा अत्यंत सुंदर और युवा है। अब कप्तान से मेजर बन जाते हैं जोशी जी, और एक लंबे समय के बाद जब बच्चे उसके बड़े हो जाते हैं तो कप्तान जोशी अपनी नई पत्नी प्रभा के साथ घूमने जाते हैं। और जब वो घूमने जाते हैं तो उसी क्षेत्र में घूमने चले जाते हैं जिस क्षेत्र में वो बानों को लेकर गए थे। तो वहाँ प्रभा एक छोटे से ढाबे में चाय पीने की जिद करती कि यहाँ पे हम चाय पिएंगे। तो जब वो वहाँ पर चाय पीने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ योगिनियों के टोले आ जाते हैं। योगिनियाँ माने जो गांव भटकती हैं, भीख मांगती रहती हैं और भिक्षा के द्वारा अपना जीवन यापन करती हैं, साध्वी जिसको आप कह सकते हो। उस टोली में कप्तान जोशी बानों को देखते हैं और बानों को देखकर पहचान जाते हैं। उस समय उनको अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, लेकिन क्या करें अब वो? क्या होता है कि जो कप्तान जोशी हैं वो उनको अब लगने लगता है कि उनकी काफ़ी उम्र हो गई, वो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। लेकिन बातों ही बातों में पता चलता है कि बानों की याददाश्त जा चुकी है और उसकी जीभ कट गई है, जिसके कारण वो बोल नहीं सकती है। साध्वियाँ उसे बताती हैं कि वो नदी के जल में तैरती हुई इनके गुरु को मिली थी, जिन्होंने जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया होगा, ठीक हो गई। अब समस्या ये है कि ना ही कप्तान जोशी बानों को अपना सकते, क्योंकि अगर उसको अपनाते तो इनका बना बनाया घर है, परिवार है, उसमें भी खंडन आएगा। और बानों को तो कुछ भी याद नहीं था। बानों अपने रास्ते पर चली जाती है और कप्तान जोशी अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। इसका सारांश बच्चों आप कॉपी में जरूर लिखेंगे। उद्देश्य हमने पहले ही बताया है, आप उद्देश्य और सारांश दोनों को ही कॉपी में करेंगे। थैंक यू।